स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल हर चीज को अमानवता के साथ व्यवहार करना। युवा मेडूसा ने अचानक अपना मुंह खोला, मानो वह अपने जबड़े के एक झटके से आदर्श का सिर फाड़ देंगी। उसका मुंह बेहद बड़ा हो सकता था, उसके चेहरे के आधे हिस्से से भी ज्यादा चौड़ा। जहरीले नुकीले दांत आदर्श के चेहरे पर से गुजरे और उस पर एक घाव बना दिया। आदर्श ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना ही युवा मेडूसा ने वास्तव में उसे कहा। वह अचानक एक खिलखिलाती हुई महिला की तरह हंस पड़ी। जनरल एथन ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने यह स्थान कैसे खोजा, लेकिन जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वह पहले ही मर चुकी है, या मुझे कहना चाहिए कि वह पहले ही युवा मेडूसा के साथ विलीन हो चुकी है और उसके शरीर या चेहरे का हिस्सा बन चुकी है। आदर्श ने बिना किसी भाव के युवा मेडूसा को देखा। आदर्श को पहले ही यह एहसास हो गया था जब वह बाहर गई थी। शैडो मक्खी आपास से नहीं आई थी, यह वास्तव में युवा मेडूसा से आई थी। युवा मेडूसा ने आपास को खा लिया था। उसका चेहरा और शरीर छोटी लड़की जैसा था। आदर्श का दिल गुस्से से भर गया, फिर भी वह इसे किसी पर उतारना चाहता था। उस क्रूर डीमन प्राणी पर जो लोगों को खाता था, या उस आदमी पर जो सेना में एक अधिकारी था। क्या आपको वास्तव में इस तरह के अमानवीय तरीके पर भरोसा करना चाहिए? आदर्श ने पूछा। आदर्श, जब मैं तुम्हारी एज का था मैं भी तुम्हारी ही तरह था। एक बार मैंने अपने आदमियों का नेतृत्व किया और जंगल में एक व्यापारी की गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए 3 दिन और रात एक तक बिच्छू डिमनों से लड़ाई लड़ी। उसे बचाने के बाद मुझे अपने आदमियों को रेत में दफनाना पड़ा। जब कामुई शहर को एक मृग तृष्णा से खतरा था, तो सेना ने छोटे शहर पर अटैक करना छोड़ दिया, क्योंकि वे सहारा रेगिस्तान से जीवों को भगाने में बिजी थे। मेरे आदमी और मैं वहां थे, और जब हम ज़ॉम्बी से घिरे थे तो हमने लड़ाई करके बाहर निकलने का रास्ता बनाया। मैंने कई बार ऐसा किया है। जनरल एथन ने अपने सामने की जेब से निकाली हुई सिगरेट जलाई। एथन को याद आया कि उसे उस युवक को सिगरेट देनी है। जब आदर्श ने सिगरेट लेने से मना किया तो उसने खुद ही सिगरेट जलाई और गहरी सांस ली। युद्ध जीतने के कई तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि डीमन प्राणियों से लड़ना और उन्हें मार हमारे इलाके से बाहर निकालना सबसे सही है। उस तरीका का यूज करो। अगर हम युद्ध जीत भी गए तो मैजिशियन मर जाएंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो आम नागरिकों को ही भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा तरीका वही है जो गंगवा कर रहा है। कुछ महत्वहीन छोटी लड़कियों को डीमन स्नेक्स को भेंट करके और उनके नेताओं का भरोसा जीतकर अंत में मैजिशियनों को मरना नहीं पड़ेगा, ना ही आम नागरिकों को, एथन ने कहा। तो इस तरह तुम जनरल बन के अपने ही लोगों को दुश्मन नेताओं को खिलाना जो आपकी जमीन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम उन्हें शांति के बदले में मुस्कुराहट के साथ वापस भेज सके, आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इससे कुछ हजार कुलीन लोगों के जीवन की गारंटी हो गई है, जिससे हम आजाद खफरे के पिरामिड के ज़ॉम्बी से लड़ सकेंगे, एथन ने जवाब दिया। मैं आपके लोगों से बेहद प्रभावित हूं कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक में हजारों साल तक जीवित रहने में सक्षम हैं। उनके खून में कुछ प्रभावशाली गुण जरूर होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप केवल इस तरह के गंदे तरीके पर भरोसा कर रहे हैं। आपके लोगों ने फिरौन को उखाड़ फेंकने की जहमत क्यों उठाई? क्या शक्तिशाली फिरौन द्वारा शासित होना और बेकार गुलामों की तरह जीना बेहतर नहीं है? आदर्श ने एथन पर बड़बड़ाते हुए कहा। आदर्श ने शुरू में सोचा कि कारण बेहद कठिन है, लेकिन यह बेहद आसान और सीधा निकला। यह सिर्फ उनके लिए लड़ाई को आसान बनाने के लिए था। सेना डीमन स्नेक्स और बिच्छू डिमनों को अपास जैसी छोटी लड़कियों की पेशकश करती, ताकि उन्हें ज्ञान मिल सके, ताकि वे पहले ही पीछे हट जाए। यह सोचना कि सेना कुछ बदसूरत शांति के बदले में इस तरीके का यूज कर रही थी। आदर्श एक ही समय में दुखी और गुस्सा दोनों से अभिभूत था। हम उन सभी को कभी नहीं मार सकते, वे चीजें बस आती रहती है। हजारों सालों से यही होता आ रहा है। कुछ लड़कियों की जिंदगी या कुछ हजारों मैजिशियनों की जिंदगी। यह बेहद आसान विकल्प है। मेरा मानना है कि अगले 10 सालों में जब आप कई बार असहायता की भावना से अभिभूत हो चुके होंगे और अपनी असफलताओं के कारण अपने आत्मियों की लाशों का ढेर देख चुके होंगे, तो आप भी अपना गौरव और सम्मान तार तार कर देंगे और कुछ लड़कियों को चट्टान से नीचे डीमन स्नेकों के घोंसलों में धकेल देंगे।
मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं शैतान हूँ, मैं नर्क में जाने के लायक हूँ, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि मैंने शहर में जो शांति लाई है। सच तो यह है कि जब मौत लोगों को अपने गले में पकड़ रही होती है तो वे इन लड़कियों को किसी और से ज्यादा चट्टान से नीचे धकेलना चाहेंगे। लोग मेरे जैसे क्रूर अमानवीय गधे से घृणा करते हैं, फिर भी वे उम्मीद करते हैं कि कोई मेरे जैसा ही करेगा, ताकि वे आराम से अपने सोफे पर लेट सके और बता सके कि पार्क में दूसरों के लिए मेरे जैसे लोग कितने घृणित हैं। एथन ने युवा मेडुसा को घूरते हुए कहा। बोलते टाइम उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वास्तव में डीमन प्राणियों के साथ घुलना मिलना हम इंसानों से ज्यादा आसान है। अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वे चले जाएंगे। इस बीच इंसान आपको चट्टान के किनारे से धक्का दे सकते हैं, भले ही आपको ने उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। एथन ने बेहद कुछ साझा किया तथा उसने अपने शांत स्वर के बावजूद उन कठिन समयों पर प्रकाश डाला जिनसे वो गुजरा था। मेरे जाने का समय आ गया है। लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनके लिए जीत का बिगुल बजाऊंगा, भले ही बेहद से लोगों की जान जाने वाली है। अगर हम जीतते हैं तो मेरे बेहद से लोग अभी भी मरने वाले हैं। अगर हम हारते हैं तो सेना के पीछे के कई नागरिक भी मरने वाले हैं। मेरे अपराध को उजागर करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। यह अर्थहीन है, भले ही तुम्हारे पास कुछ ठोस सबूत हो। ताहिरा को मेरी जरूरत है क्योंकि मैं उन्हें जीत और शांति दिला सकता हूँ। जब वे रोते हैं क्योंकि डीमन प्राणियों द्वारा उनके जीवन को खतरा होता है, तो वे मेरे द्वारा किए गए अपराधों को हल्के में लेंगे। वैसे मुझे याद है कि तुम्हारा देश आमतौर पर शासक लेवल के जीव को नहीं मारता। वे शासक लेवल के जीवों को भी मार देते हैं जिन्हें वे पकड़ते हैं। अन्यथा न केवल यह विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन को बिगाड़ देगा, बल्कि यह जीव के माता पिता को भी गुस्सा कर सकता है। बताओ, क्या हमारे देश के बीच वास्तव में कोई अंतर है? एथन ने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और बाहर की ओर बढ़ गया। उसने आदर्श के अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जनरल एथन के कदम दूर तक फीके पड़ गए। आदर्श कोठरी के अंदर खड़ा था जबकि युवा मेडुसा आगे पीछे घूम रही थी। उस छोटी लड़की की शक्ल दिखा रही थी जिसकी मौत पर आदर्श शोक मना रहा था। वह प्राणी अपने शिकार को भूखी औरत की तरह देख रही थी, मानो आदर्श को उसकी यह शक्ल देखकर बेहद घिन आ रही। हालांकि आदर्श असल में जनरल एथन पर ज्यादा गुस्सा था। काहिरा के सैन्य और कौतुक के रूप में उनकी प्रतिभा के पीछे अपास जैसी मृत छोटी लड़कियों का ढेर था। वह भले ही यह बता रहा था कि सच्चाई कितनी करूर थी, फिर भी इससे कोई उसका गर्व और अहंकार नहीं छिप पाया, क्योंकि उसने छोटी लड़कियों के जीवन को तिरस्कार के साथ देखा था। यह अत्यंत निराशाजनक था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, गुस्से में मेडुसा को चीरना। यह शक्ति थी, सच्ची शक्ति जो मानव जीवन का मूल्य छीन सकती थी। आदर्श की छाती जोर से धड़क रही थी क्योंकि वह इस जगह पर खड़ा था जो एक महल की तरह बनाया गया, विशेष रूप से एक डीमन प्राणी के लिए। सच्चाई जानने के लिए वह जितना गहरा गोता लगाता गया, यह उतना ही खूनी होता गया। लोग हमेशा कहते थे कि अज्ञानता सुख है। कम से कम सच्चाई जानने के बाद उन्हें अपने गले में उमड़ता हुआ दुख और गुस्सा तो नहीं महसूस होगा। यह घुटन भरा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यह सब कैसे बाहर निकाले। आदर्श, आदर्श, अंधेरे से एक चिंतित आवाज आई। आदर्श ने यह नहीं सुना। जनरल एथन के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। आदर्श, आदर्श, तुम यहाँ क्यों हो? फैना आदर्श के पास आई। जब उसके चेहरे पर खालीपन देखा तो वह और भी चिंतित होगी। एथन के आदमियों ने फैना को बताया था कि आदर्श बेस के 2 लेवल नीचे था। फैना सिर्फ आराम करने के लिए फ्रंट लाइन से हट चुकी थी। वह अपनी चोटों का इलाज कराए बिना तुरंत यहाँ आ गई। फैना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदर्श ने धीरे से अपनी नजर उठाई और फैना को घूरने लगा। फैना चौंक गई। वह आदर्श की आंखों में ठंडक महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अजनबी को देख रही थी जिसके साथ उसे सावधान रहना चाहिए। यह क्या है? फैना ने जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि सेना एक युवा मेडुसा का पालन पोषण कर रही थी? आदर्श ने भारी आवाज में पूछा, हंस पंखों के अपने बिस्तर पर संतुष्ट लेटे हुए प्राणी की ओर इशारा करते हुए। युवा मेडुसा ने आदर्श और फैना पर अटैक नहीं किया।
वह उनका निरीक्षण कर रही थी, जैसे कि वह जानती थी कि इंसान उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह यह भी जानती थी कि इंसान उसे पालने में मदद करने के लिए छोटी लड़कियों को लाना जारी रखेंगे। ठीक है, फेना ने युवा मेडुसा की ओर देखा। उसने जनरल एथन के आदमियों से घटनाओं की श्रृंखला पहले ही सुन ली थी। वह आदर्श की नजर से बच रही थी। कुछ टाइम बाद उसने आखिरकार कहा, मैंने इसके बारे में केवल अफवाहें सुनी है, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा कि जनरल हेकेन और मैं इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आप लोग अभी भी इस पर आंखें मूंद रहे हो? आदर्श ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, वरना शौक रहेगी। हम कमजोर हैं और झुंड में पाले गए पशुओं की तरह अपनी अखंडता खो चुके हैं। एक और आवाज सुनाई दी, जिसके बाद धीरे धीरे उनके पास आते कदमों की आवाज सुनाई दी। आदर्श ने आवाज का पीछा किया और सामने काले सैन्य कोट में बूढ़े आदमी को देखा। वह कोबड़ा था, फिर भी उसकी आंखें सतर्क और जीवंत थी। जनरल, फैना तुरंत सावधान होगी और बूढ़े आदमी को सलामी थी। जनरल हेकेन ने हाथ हिलाया और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा, सलामी देना सम्मान देने का तरीका है, लेकिन आज रात के बाद आपको मुझे सलामी नहीं देनी पड़ेगी। मैं स्पष्ट रूप से आपके और आपके दोस्त के सम्मान के लायक नहीं हूं। पहले जनरल एथन, जो इस समय सुर्खियों में है, और अब सर्वोच्च रैंक वाला जनरल। मिस्र की सेना वास्तव में मेरे साथ बेहद गंभीरता से पेश आ रही है, आदर्श ने उपहास करते हुए कहा। मैंने चीन के बेजियांग में आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है। आपके देश के एक नेता ने मुझे आपके बारे में बताया। आपने जो किया है उसे देखते हुए आपको हम बेकार सैनिकों को नीची नजर से देखने का अधिकार है, जनरल हेकेन ने जवाब दिया। आदर्श को मालूम था कि जनरल हेकेन किस बारे में बात कर रहा था। गीजा का महान पिरामिड। चीन के बेजियांग पर गीजा के महान पिरामिड ने बेतहाशा अटैक किया। इसकी रक्षा पंक्ति में केवल कुछ सौ कुलीन, मैजिशियन और नॉर्थ गार्ड किला शामिल था, लेकिन फिर भी वे ज़ॉम्बीज की एक सेना को रोकने में कामयाब रहे, जो खफरे के पिरामिड द्वारा भेजी जा रही सेना से कहीं ज्यादा डरावनी थी। एक भी नागरिक को चोट नहीं लगी। हैगेन की नजर में यह निश्चित रूप से एक चमत्कार था। मिस्र में दर्जन वर्षों तक अंतहीन लड़ाइयां लड़ने के बाद वह किसी और से ज्यादा इस बात से परिचित था कि गीजा के महान पिरामिड की मौत की रोशनी किसी देश के लिए कितनी बड़ी तबाही ला सकती। आपके देश के लोगों को आप जैसे किसी व्यक्ति पर बेहद गर्व होना चाहिए, जो बिना खून खराबे, लाशों या पीड़ा की चीखों के शहरों में शांति ला रहा है। वास्तव में हमारे देश के पास एक विश्वसनीय एक्सपर्ट भी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बूढ़ा आदमी नहीं है, जिसके पास आपके सामने खड़े होने के लिए खाली खोल के अलावा कुछ नहीं है। वह युवा है, साहसी है, उसके पास अधिक शक्ति है और वह मुझसे बेहतर तरीके से लड़ाई जीतना जानता है। जनरल एथन मिस्र के आदर्श है, जिन्हें लोग प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बेशक आप केवल अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों को अपने द्वारा किए गए हर काम के बारे में नहीं बताते, लेकिन लोग चाहे जो भी सोचे, आपदाओं से बचने पर लोगों को जो आभार महसूस होता है वो हमेशा उनके दिलों में अंकित रहेगा, जनरल हिकेन ने कहा। तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी अपने काम में मतलब रखने के लिए कह रहे हो? आदर्श ने अधीरता से पूछा। वह बेहद बुरे मूड में था। जब भी उसे याद आता कि इस युद्ध के कारण छोटी सी बच्ची अपास की हड्डी या ढेर में बदल चुकी थी, तो उसके दिल में एक चुभन सी होती। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप यह समझे कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता। जनरल एथन हमेशा काहिरा के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा रहेगा, जैसे कि पिरामिड का शासक। उसे उसके पापों के लिए कभी सजा नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय सेना न्यायाधिकरण भी उस पर मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। पवित्र न्यायालय भी सेना में उच्च पद वाले व्यक्ति का न्याय नहीं करेगा, जनरल हेगेन ने कहा। यह दुखद था, लेकिन क्रोधित करने वाला भी। आदर्श को इंटरनेशनल सैन्य न्यायाधिकरण और पवित्र न्यायालयों के मैजिस्ट्रेटों से नफरत थी, जिनके पास मैचडम पर पूर्ण अधिकार था। वे कुछ लोगों की मौत की सजा देने पर जोर देते थे अगर इससे उन्हें फायदा होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति अभी भी उपयोगी और मूल्यवान होता तो वे ऐसा दिखावा करते कि वे कुछ नहीं कर सकते, भले ही उस व्यक्ति ने कितने भी गंभीर अपराध किए हो। शक्ति और स्थिति। आदर्श को अब स्पष्ट समझ आ गया कि आहन ने उसे पहले क्या बताया था। शायद कोल्ट प्रिंस और सालान की मान्यताएं पूरी तरह से गलत नहीं थी। ये अधिकारी वास्तव में उनसे अलग नहीं थे।
उनका मानना था कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ महत्वहीन लोगों की मौत जरूरी थी। हालांकि आदर्श को यह विचार असहनीय लगा, कुछ ऐसा जिसे वो अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। महत्वहीन? क्या इस संसार में कोई भी ऐसा है जो महत्वहीन है? क्या ऐसा कोई है जो सचमुच बेकार है? यहाँ तक कि सबसे तुच्छ व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए सब कुछ है। क्या वे भूल गए कि जनरल एथन कभी किसी और के पंखों के नीचे छिपा हुआ था? अगर वे एक्सपर्ट ना होते जो हर इंसान के जीवन का सम्मान करते और अंत तक डीमन प्राणियों से लड़ने की कसम खाता, तो वह मैजिक सीखने से पहले ही निर्दयी डीमन प्राणियों के हाथों बेहद पहले ही मर चुका होता। आदर्श हमेशा आभारी रहा था। वो अमृत झील में बेहद कमजोर था। वो केवल हेडमास्टर और विहान जैसे लोगों की वजह से बच पाया, जिन्होंने शहर की रक्षा करने पर जोर दिया। यही कारण था कि वह प्राचीन राजधानी संस्थान को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने को तैयार था, और वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान उसकी प्रतिभा के लिए। और यही कारण था कि वह गीजा की महान पिरामिड का सामना करने पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यदि किसी को वास्तव में बड़ी तस्वीर के लिए चुनाव करना हो, तो उसे एक छोटी लड़की को बचाने या कुछ हजार मैजिशियनों को बचाने के बीच चयन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि एक छोटी लड़की जो सामान्य जीवन जीने वाली थी, सांपों के घोंसले में धकेलना स्वीकार्य था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ हजार मैजिशियन बच सके। यह कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसे चुनना था, बल्कि यह एक रुग्ण मनस्थिति थी जो तब होती थी जब मनुष्य असहायता से समझौता कर लेता। मन की वह रुग्ण अवस्था संक्रामक थी। आदर्श को पता नहीं था कि कितने लोग पहले से ही उसी अवस्था में हैं, फिर भी वह खुद को कभी उस स्तर तक गिरने नहीं देगा। वह अपास को ऐसे ही मरने नहीं देगा और कभी हार नहीं मानेगा। आदर्श की निगाहें अचानक तेज हो गई। उसकी आंखों से चांदी की किरणें निकल रही थी जो तलवारों की तरह युवा मेडुसा पर अटैक कर रही थी। युवा मेडुसा अपने बालों को लापरवाही से संवार रही थी, उम्मीद कर रही थी कि उसके बाल जल्द से जल्द सांपों में बदल जाएंगे। आदर्श की आंखों में जानलेवा नजर आने पर भी वह घबराई नहीं। वो बेहद बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि इंसान उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। टेलीकिनेसिस की रजत ऊर्जा ने युवा मेडुसा को उसके गले से पकड़ लिया। इसने युवा मेडुसा को, जो इतनी उदासीनता से अपने बालों में कंघी करी थी, आदर्श की ओर खींच लिया। युवा मेडुसा ने प्रतिरोध नहीं किया। वह आदर्श के ठीक सामने थी, फिर भी उसने आदर्श के क्रोधित चेहरे पर फुफकार मारकर उसे उकसाया। आप अपने आप से काफी खुश है ना? आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, युवा मेडुसा के चोरी हुए चेहरे को घूरते हुए। युवा मेडुसा ने फिर से फुफकार मारी, मानो उसने अभी भी स्वादिष्ट भोजन किया हो। युवा मेडुसा जानती थी कि आदर्श ने ही पहली बार आपास को बचाया था। वह आदर्श को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि छोटी लड़की कितनी स्वादिष्ट थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात वह कह रही थी, मैंने उस इंसान को खा लिया जिसे तुमने बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? शायद इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, कुछ निश्चित मैजिशियनों सहित। हालांकि तुम जैसी बदमाश को मेरी देखभाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को खाने की परमिशन नहीं है। आदर्श गुस्से से चिल्लाया। आदर्श ने टेलीकिनेसिस की ऊर्जा अपने हाथों में डाल दी। उसने युवा मेडुसा के शरीर और कमर को इस तरह पकड़ लिया मानो वह अपना सारा गुस्सा उस पर उतारना चाह रहा हो। इस प्राणी को पास जैसा रूप नहीं दिया जाना चाहिए था। आदर्श ने अपने हाथों से युवा मेडुसा को पूरी ताकत से फाड़ दिया। ब्लू क्रिस्टल्स और सफेद हंस पंखों पर ताजा खून बह रहा था। युवा मेडुसा ने दर्द भरी चीख निकाली। उसके चेहरे पर जो गर्व का भाव था वो गायब हो गया। उसका चेहरा डर, दर्द और अविश्वास से भर गया। आदर्श के बालों पर खून की धार बह रही थी। चिपचिपा तरल धीरे धीरे उसके चेहरे से बहता हुआ उसके कंधों और शरीर पर जा गिरा। वह कुछ ही देर में लाल हो गया, फिर भी उसकी आंखें बेहद ठंडे गुस्से से भरी हुई थी। छोटी मेडुसा खून से लथपथ थी। वह जमीन पर आगे पीछे तड़प रही थी। उसका ऊपरी शरीर ऐंठ गया और उसने दर्द से एक तीखी चीख निकाली। उसकी चीख टावर तक गूंज उठी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, पेट में जीवित इंसान। फैना शॉक रहेगी। उसने आदर्श को घूर कर देखा, क्योंकि युवा मेडुसा की झुलसते खून से सफेद भाप हवा में उठ रहे थे। उसे लगा जैसे वो अपने सामने उसके भावुक दिल की को जोर से धड़कते हुए देख सकती है। जनरल हेकेन भी शॉक रह गया। उन्होंने युवा मेडुसा को चीरते हुए ही उस युवा की अडिग भावना को महसूस कर लिया था।
उस युवक की निडरता कुछ ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी। भले ही एक पूरी दुर्जय प्रजाति और एक सैन्य प्रतिभा जो वर्तमान में एक शहर पर शासन करी थी उसके खिलाफ थी, फिर भी उसने अपने दुश्मन को अपने हाथों से चीरने का फैसला किया। युवा मेडुसा के शरीर के दो हिस्से ऐंठ रहे थे, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे एक दूसरे के साथ आ पाते, युवा मेडुसा अकड़ने लगी। कुछ ही देर बाद दोनों हिस्से अंदर से बाहर की ओर पत्थर में बदलने लगे। युवा मेडुसा पूरी तरह से मर चुकी थी। अंत में युवा मेडुसा का पत्थर जैसा शरीर धूल में मिल गया और अपने आप गायब हो गया। उसने धूल के बीच एक चमकदार लाल झिल्ली से ढकी हुई कोई चीज देखी। झिल्ली थोड़ी पारदर्शी थी, जिसके अंदर एक छोटी सी आकृति दिखाई दे रही थी। आदर्श ने शुरू में सोचा कि यह युवा मेडुसा का एक विशाल अंडा है, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वह बेहद खुश हुआ। यह अपास थी। झिल्ली के अंदर का व्यक्ति वास्तव में अपास थी। युवा मेडुसा ने स्पष्ट रूप से अपास को जीवित निगल लिया था। वह छोटी लड़की की सुंदरता प्राप्त करने के लिए उसे धीरे धीरे एक विशेष तरीके से बचा रही थी। वह अभी तक मरी नहीं है। पैना ने युवा मेडुसा के शरीर से गिरी हुई झिल्ली को आश्चर्य और डर से देखा। उसके लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि जनरल एथन वास्तव में युवा मेडुसा को एक जीवित लड़की खिला रहा है। अपास की सांसें बेहद कमजोर थी, लेकिन वह वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि फेंडिश नाइट ने कोई गलती नहीं की। अपास मरी नहीं थी। उसे सिर्फ युवा मेडुसा ने जिंदा निगल लिया और वह युवा मेडुसा के शरीर के अंदर ही थी। ज्यादातर सांप अपने शिकार को चीर कर नहीं मारते। वे अपने शिकार को जहर या कसावट से पंगु बना देते और बेहोश होने पर उसे धीरे धीरे पचाने के लिए निगल लेते हैं। अगर शिकार इस प्रक्रिया के दौरान जिंदा भी रहता है तो भी उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं होता। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपास के साथ हुआ। उसे जिंदा निगल लिया गया था। उसका शरीर अविश्वसनीय आकार तक सिकुड़ गया और जीव के पेट में कोकून के अंदर फंस गया। जब आदर्श ने युवा मेडुसा को देखा तो उसे उसके अंदर डार्क मटेरियल की हल्की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसलिए जब जनरल एथन ने उसे बताया कि अपास पहले ही मर चुकी है तो आदर्श को उस पर शक नहीं हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि अपास को जिंदा निगल लिया गया था। आदर्श एक ही टाइम में गुस्सा और खुश था। वह जीवित थी। वह अभी भी जीवित थी। आदर्श ने जल्दी से झिल्ली को टुकड़ों में फाड़ दिया और अपास को बाहर खींच लिया, जिसके कपड़े और त्वचा पहले से ही उसमें चिपक चुके थे। अपास युवा मेडुसा के गैस्ट्रिक द्रव में लिपटी हुई थी। उसके शरीर को जिस आकार में ढाला गया था उसे देखते हुए उसकी कुछ हड्डियां स्पष्ट रूप से टूट चुकी थी। उसका नाजुक चेहरा भी खराब हो चुका था। यह कल्पना करना काफी मुश्किल था कि वह कभी एक सुंदर छोटी लड़की थी। उसकी चोटों को देखकर फैना की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत एक वाटर स्पिल का यूज किया ताकि छोटी लड़की के शरीर से चिपचिपा पदार्थ धुल जाए। मैं एक हीलर को बुलाऊंगी, फैना ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से कुछ कीमती जीवन रक्षक औषधियां निकाली जो राधा ने उसके लिए तैयार की थी और अपास को खिला दी। अपास की नाक और मुंह में एसिड भरा हुआ था जो उसे पचा सकता था, जिससे उसके लिए पोषण पीना असंभव हो गया। अगर वह टेलिकिनेसिस का यूज करता तो वह उसकी कमजोर श्वसन प्राणी को कुचल सकता था। आदर्श के पास पारंपरिक विधि का यूज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने मुंह का यूज करके उसके अंदर से घिनौना पदार्थ चूसना। तरल पदार्थ जहरीले थे और आदर्श का मुंह उनसे लगभग सुन्न हो चुका था। हालांकि जब उसे अपास की मासूम मुस्कान याद आई, जब उसने उसे मैजिक सीखने की अपनी इच्छा के बारे में बताया, तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उसने उसका मुंह और उसकी सांस लेने की नली साफ करना जारी रखा। जनरल हेकेन एक तरफ खड़े थे। उन्होंने आदर्श को छोटी लड़की को बचाने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हुए देखा। उनकी धुंधली आंखें एक बार फिर कांप उठी। उठो, उठो अपास, यो बड़ा भाई है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जीने की पूरी कोशिश करोगे। अगर तुम बच गई तो मैं तुम्हें खुद मैजिक सिखाऊंगा। लाइटनिंग, फायर, स्पेस, शैडो, समनिंग। मैं तुम्हें कोई भी एलिमेंट सिखाऊंगा जो तुम्हें पसंद हो। आदर्श ने देखा कि अपास की सांसें कमजोर हो रही थी। उसका शरीर बेहद दयनीय स्थिति में था। वह इन परिस्थितियों में लगभग मर चुकी थी क्योंकि उसका शरीर अब उसे जीवित नहीं रख सकता था। आदर्श ने गंदगी को थूक दिया और जल्दी से अपास के गले में कीमती पोषण डाल दिया। तरल पदार्थ जीवन शक्ति से भरा था। यह उसके पेट में गया और एक कायाकल्प ऊर्जा में बदल गया। इसने उसके क्षतिग्रस्त शरीरों की मरम्मत की और उसके अंगों को जगाया जो अनंत नींद में गिरने के कगार पर थे।
आदर्श ने वह सब कुछ कर लिया जो वह कर सकता था। वो केवल राधा द्वारा तैयार की गई दवाइयों पर ही अपनी आशा रख सकता था। आदर्श, क्या तुम सचमुच एथन की शिकायत इंटरनेशनल सैन्य न्यायीकरण करण में करने जा रहे हो? जनरल हेकेन ने पूछा। मैं किसी भी आधिकारिक संगठन पर अपनी आशा नहीं रखता। आदर्श का दिल दर्द और गुस्से से भर गया जब उसने अपास को मौत की कगार पर संघर्ष करते देखा। क्या वह योजना जो तुमने फैना को बताई थी सचमुच काम करेंगी? यह तो बिल्कुल पागलपन है, जनरल हेकेन ने उससे पूछा। अगर आपको पता होता कि मैंने पहले भी गिजा के महान पिरामिड को बनाया था तो आपको इस प्रस्ताव पर संदेह नहीं करना चाहिए, आदर्श ने जवाब दिया। जनरल हेकेन वाकई बेहद बूढ़ा हो रहा। वो कोशिश क्यों नहीं करना चाहता था? वह ज़ॉम्बीज और डीमन प्राणियों के डर में जीने पर क्यों जोर देता था? युवा मेडुसा को मारने का आपका फैसला काहिरा में खून खराबा लाने वाला है। अगर आप लड़की को बचाना चाहते हैं तो आपको जनरल एथन के नेतृत्व वाली सेना के खिलाफ जाना होगा, जनरल हेकेन ने आगे कहा। मैं अपनी वजह से होने वाली समस्याओं का समाधान कर लूंगा। जहां तक एथन की बात है, वह बदमाश इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं है। मैं उसे खुद नर्क में भेज दूंगा, आदर्श ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ठीक है, मैंने अंडरवर्ल्ड के द्वार खोलने के आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मैं भी आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। भले ही युद्ध जीतना एथन को उसके अपराधों के लिए गिरफ्तार करने के लिए काफी ना हो, लेकिन उसे नीचे गिराना एक इम्पोर्टेंट कदम है, जनरल हेकेन ने कहा। जनरल हेगेल ने देखा कि आदर्श ने ठंडी चीख निकाली। उसे पता था कि आदर्श उसकी जिद से नाराज और नाराज है। उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और आपास की तरफ देखा। उसे वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उसे मेरे आदमियों के पास ले आओ, वहां बहुत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, दुनिया के खिलाफ जाना। जनरल एथन स्क्वायर टावर में कमांड हॉल के बाहर कांच के गलियारे में थे। पूरा युद्ध क्षेत्र विनाशकारी स्पिलों से भरा हुआ। युद्ध के मैदान में एक अनोखी गंध वाली तेज हवा बह रही थी। यह सिर्फ पहला दिन था। अगर सैनिक उसकी व्यवस्थाओं पर अड़े रहे तो फ्रंट लाइन में मौजूद सैनिकों को अपनी जमीन पर बने रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और कई जनरल फ्रंट लाइन में थे। से बस एक ऐसे जनरल को चुनना था जिसे वो फ्रंट लाइन का प्रभारी बनाना पसंद नहीं करता था। गंगमा, तुम्हारा चेहरा ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसे सांप पहचानते हैं। अभी आराम करो और जैसे ही कल सुबह सूरज उगता है युवा मेडुसा को सूर्यास्त मंदिर वापस कर दो। इससे डीमन स्नेक से हमें होने वाले खतरे से छुटकारा मिल जाएगा। अब समय आ चुका है कि हम इन ज़ॉम्बीज को कुछ सबक सिखाए, एथन ने कहा। गंगमा ने जल्दी से ऑर्डर की स्वीकृति में सलामी दी। उसने मजाकिया लहजे में पूछा, उस आदमी का क्या हुआ? किसी व्यक्ति से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उसे मारना नहीं है। कुछ लोग गौरैया की तरह होते हैं। जब चील अपने पंख और नुकीले पंजे दिखाती है तो गौरैया अपनी जगह जानती है। वह शाखाओं के बीच उछलना और चील के इलाके में घूमना बंद कर देती है। कोई भी युवा व्यक्ति देश और मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानने के बाद खुद को संभाल नहीं सकता, एथन ने दृढ़ता से घोषणा की। कमांडर हमेशा की तरह प्रभावशाली है। आपने एक भी सैनिक की बलि दिए बिना समस्या से बेहद अच्छे से निपटारा किया है। गंगमा ने अपने सीनियर की चापलूसी की। मैं उनके जैसे लोगों को बेहद अच्छी तरह से जानता हूं। जब मैं छोटा था मैं भी उसके जैसा ही था। उनके जैसे लोगों की एक बेहद बड़ी कमजोरी होती है कि उन्हें हमेशा क्रूर सच्चाई को स्वीकार करने में मुश्किल होती है। जब मैंने बहुत संख्यकों की मान्यताओं को उजागर किया और उनकी तुलना उनके भोले विचारों से की तो वे केवल अपने ही विश्वासों को कुचलने जा रहा है। आखिरकार वीरता की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग भी अपने दिलों में कमजोर होते हैं। वे मजबूत और दृढ़ निश्चय लग सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी प्राकृतिक तूफान का सामना नहीं किया जिसने चीलों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया, एथन ने आत्मविश्वास से कहा। एथन ने आदर्श को अपनी शक्ति और ताकत से नहीं धमकाया, ना ही उसने युवक को बलपूर्वक भगाया। उसने बस आदर्श को सच्चाई बताई और उसे हिमकंठ की नोक दिखाई। मैं सिर्फ आने वाले तूफान से पहले की शांति और इतना ही सरल था
खुद को कितना तुच्छ समझना ही उसे कुचलने के लिए काफी था। युवक को अपनी जगह का कोई पता नहीं था। सबसे हास्यास्पद बहुत बात यह थी कि युवक वास्तव में मानता था कि उसके जैसा आदमी इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। वह काहिरा के लोगों से क्यों नहीं पूछता और देखता कि उनमें से कितने लोग अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि वह एक और 1000 साल तक जीवित रहे, ताकि काहिरा में शांति बनी रहे जैसा कि उसके रहते हुए थी, ताकि वे और उनके वंशज शहर में विलासिता, शांति और सुकून का आनंद ले सके। कमांडर, मैं आपसे बेहद प्रभावित हूँ। हालांकि मुझे यह जानकर थोड़ी असहजता महसूस हो रही है कि उसे वास्तव में इसके लिए सजा नहीं मिली। गंगमा की आंखें बुरी तरह चमक उठी। उसने कहा, मैं उन्हें चुप कराने के लिए उन पर शैतान नगरी के मेंबर होने का आरोप लगाने जा रहा था। गंगमा, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, फिर भी मुझे यह पसंद नहीं है कि बदला लेने के मामले में तुम इतनी जिद्दी हो। इस बारे में भूल जाओ और बच्चे को और मत भड़काओ, नहीं तो यह हमारे लिए बेहद बड़ी मुसीबत बन जाएंगी। एथन ने उसे चेतावनी दी। गंगमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उसकी पृष्ठभूमि बेहद मजबूत है? यह जरूरी नहीं कि उसकी पृष्ठभूमि ही हो, यह उससे भी ज्यादा पेचीदा है। बस इसे भूल जाओ, वो अब हमारी समस्या का टॉपिक नहीं है। चलो अब उसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो, ताहिरा को हमारी जरूरत है ना? एथन मुस्कुराया। आप सही कह रहे हैं कमांडर, मैं युवा मेडूसा को सूर्यास्त मंदिर तक ले जाऊंगा। गंगमा ने सिर हिलाया। गंगमा गलियारा छोड़कर चला गया। उसके मन में अभी भी गहरी नाराजगी थी। क्या वह सचमुच इसे भूलने वाला था? हालांकि गंगमा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जनरल एथन आदर्श नामक बच्चे को और क्यों नहीं भड़काना चाहते, लेकिन उनका आदर्श के साथ अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। उन्हें उस बच्चे को सबक सिखाना था। गंगमा अभी भी सोच रहा था कि वो आदर्श से कैसा बदला लेगा। उसने सईद को अपने पास से गुजरते हुए नहीं देखा। जब उसकी परछाई एक दूसरे से टकराई तो गंगमा के पीछे एक भूत जैसी काली चीज रेंगती हुई आई। गंगमा कुछ डार्क मटेरियल ले जा रहा था। जब उसे और अधिक डार्क मटेरियल दिया गया तो उसके पीछे की शैडो ने तुरंत ही अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। गंगमा जब योजना बना रहा था तब धीरे धीरे एक विद्रोही शैडो जमीन से ऊपर उठी। अचानक उसके दिमाग में हेडी नामक की खूबसूरत लड़की आई। उसने उसके जरिए अपना बदला लेने का फैसला किया। कोई भी आदमी अपने साथी या दोस्त के साथ दुर्व्यवहार और किसी चिपचिपे पदार्थ के दागे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उस बच्चे को छूने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर मैं उस नीली आंखों वाली सुंदरता पर अपना हाथ रख दूं तो कोई समस्या नहीं होगी। गंगमा ने अंधेरे में उम्मीद से मुस्कुराया। उसका शरीर अचानक से हिल गया। उसकी गर्दन के पीछे से एक तेज ठंडक आई और तेजी से उसकी नसों, मांसपेशियों और त्वचा में फैल गई। गंगमा की आंखें चौड़ी होगी। उसकी पुतलियों की रेखाओं में ब्लैक मटेरियल भर रहा था। यह भयानक दृश्य। वह यह देखने के लिए पीछे मुड़ा कि अपराधी कौन है, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। उसने डार्क मटेरियल को देखना छोड़ दिया। वह मुश्किल से अपने सामने खड़े अपने काले रंग की रूपरेखा देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आईने में देख रहा हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिल्कुल काला था, या उसके गले पर एक काला खंजर रख रहा था। डार्क विदर। उसका शरीर इस तरह से सूख रहा था मानो उसे कोई जानलेवा जहर दे दिया गया था। उसके दिल सहित उसके सभी महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर चुके थे। उसकी जान तेजी से खत्म हो रही थी। गंगमा, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? गंगमा, गंगमा, कोई मदद करो, वहां एक हत्यारा है। सईद की चीख पूरी इमारत में गूंज उठी। गंगमा ने सईद को उसकी कमीज से पकड़ रखा था। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल रही है और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सईद को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। उसने मान लिया था कि सईद ही वो व्यक्ति है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। सईद घबरा गया। उसने देखा कि गंगमा बेहद सेकंड पहले ही उसके पास से स्वस्थ होकर गुजरा था, लेकिन इतने कम टाइम में उसकी ऐसी हालत होगी। गंगमा का रूप भयानक था। उसकी खोखली पुतलियों के चारों ओर मकड़ी के जाले जैसी काली रेखाएं थी। उसकी त्वचा फट चुकी थी, जबकि उसके शरीर से तीखी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया। जल्द ही एक गश्ती दल वहां आ पहुंचा। उन्होंने हत्यारे को बिना सिर वाली मक्खियों की तरह तलाशने की कोशिश की, लेकिन तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वहां कोई हत्यारा नहीं था।
असली अपराधी घटनास्थल से काफी दूर था। ये युवा सैनिक और अनाड़ी सईद कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि फ्राइडेस नाइट किसी को भूत की तरह मार सकती है। जूतों की तेज आवाज फर्श पर पड़ी। जनरल एथन सफेद और सुनहरे रेशम से कढ़ाई किया हुआ एक बड़ा कोट पहने हुए चीख सुनकर ऊपर आए। उनके पीछे 4 मेजर जनरल थे। वे आगामी युद्ध के लिए रणनीति तय कर रहे थे। जनरल एथन ने गंगमा को ठंडे मन से देखा, जो अब जमीन पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा हल्का हल्का फड़कने लगा। गंगमा एथन के पसंदीदा अधीनस्थों में से एक था। उसने वे सभी टास्क पूरे किए थे जिनके बारे में एथन नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि गंगमा एक पागल था। फिर भी युद्ध जीतने के लिए उसे गंगमा जैसे किसी इंसान की जरूरत थी। गंगमा को पता था कि एथन आसपास ही है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मदद करो, हेल्प करो। एथन आगे नहीं बढ़ा। वह बस जमीन पर पड़े आदमी को देखता रहा। डार्क विदर, मैजिक कुछ कर्सों से भी ज्यादा डरावना। पीड़ित के पास बचने का कोई मौका नहीं था जब तक कि पाथिन मंदिर से कोई म्यूज या उच्च रैंक वाला व्यक्ति आसपास न हो। गंगमा सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। वह जानता था कि वह आदमी एक शैडो मैजिशियन था। फिर भी उसने अपने शरीर को शुद्ध करने की जहमत नहीं उठाई, जिससे डार्क मटेरियल ने उसकी जान ले ली। अनुभवी एथन को तुरंत गंगमा की मौत के पीछे की शक्ति का एहसास हो गया। सच तो यह था कि एथन गंगमा की मौत से नाराज नहीं था। उसे गंगमा की जगह कोई और पागल ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि बहुत छोटी गोरैया को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो वास्तव में चील को भड़काने की कोशिश कर रही थी। बच्चे को भी अभी अपनी जगह समझ में नहीं आई थी। उसने एथन को कहीं हर बात पर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा कोई मूर्ख क्यों था? उसके जैसा कोई इंसान इस दुनिया में इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया कैसे, जबकि केवल सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रह सकता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान मुझे इस अजीब अस्तित्व का ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं करना चाहता, एथन ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श कई मायनों में एथन से काफी मिलता जुलता था। उसकी कम उम्र के बावजूद अधिकारियों को उससे बेहद उम्मीदें थी। एथन ने आदर्श को परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसके लिए बेहद परेशानी खड़ी कर देगा। इसके अलावा आदर्श को यह देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती थी। उसका मानना था कि अगर आदर्श नियम सीख ले तो वह आसानी से अपने देश में एक अधिकारी के तौर पर अपनी जगह बना सकता है। उन्हें साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिल सकता है। बच्चा उसे एक इंपॉर्टेंट सबक सिखाने के लिए धन्यवाद देगा। अंत में बच्चा ने अपना रास्ता अपनाने पर जोर दिया, वो रास्ता जो पूरी दुनिया के खिलाफ था। वह खुद को क्या समझता था, एक नायक? वह एक पूरी प्रजाति द्वारा छेड़े जा रहे युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ एक छोटी लड़की की जान बचाने के लिए। उसे कुछ भी नहीं पता था। कमांडर, एक कैप्टन एथन के पास दौड़ा। जब उसने देखा कि आसपास काफी लोग हैं तो उसने एथन के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। यह तो हास्यास्पद है। वे ऐसी पागलपन भरी योजना पर कैसे सहमत हो सकते हैं? क्या वह बूढ़ा आदमी पागल हो चुका है? एथन ने गुस्से से कहा। आदर्श की हरकत ने उसे एथन का दुश्मन बना दिया, इसलिए एथन अब उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा। यह सोचना कि बच्चे ने वास्तव में वह रास्ता चुना है जो उसे नर्क की ओर ले जाएगा। हालांकि एथन को आश्चर्य तब हुआ कि हेकेन भी आदर्श की योजना से सहमत हो चुका था, जिसका अर्थ था कि बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बच्चे की रक्षा करने वाला था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टूडेज टाइटल, हम मौत को इनवाइट करने के आदी हो चुके हैं। जब आदर्श युवा मेडुसा को क्रूर बल से चीर रहा था तो वह गर्वित प्राणी डर और दर्द में फूट फूट कर रोने लगा। आदर्श ने अपने और दूसरों पर लगे कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसके आंसुओं का यूज किया। हेदी को जोई, सोफिया और बाकी लोगों पर दया आ गई। उसने उनके साथ आंसू बांट दिए ताकि वे भी कर्ज से छुटकारा पा सके। आदर्श ने बाकी आंसू अन्ना को दे दिया और उन्हें मिशन के लिए पुरस्कार पुल के लिए सौंप दिया। आदर्श को अब इनाम पुल की कोई परवाह नहीं थी। उसने गिसेले के लिए रवाना होने से पहले खफरे के पिरामिड के ज़ॉम्बीज के अटैकों की पहली लहर को खत्म होने तक कुछ दिन वेट किया। गिसेले के पास 3 पिरामिड थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली गीजा का महान पिरामिड था।
वास्तव में गीजा के महान पिरामिड के लिए सामान्य बात थी कि जब मौत की रोशनी चारों ओर थी तो वे अपने zombies को खफरे की सेना के साथ काहिरा पर अटैक करने के लिए भेजते थे। हालांकि चीन के बेजियांग में लड़ाई के दौरान गीजा के महान पिरामिड को बेहद नुकसान उठाना पड़ा। फूफू ने इस बार आश्चर्यजनक रूप से खुद को संभाला, उसने काहिरा पर अटैक करने के लिए एक भी zombies को नहीं भेजा। काहिरा को चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए था क्योंकि उसने उनकी ओर से भयानक zombies की सेना से निपटने का भार उठाया। दुर्भाग्य से यह असंभव था कि लोग कभी इसके बारे में जान पाते। चीन में बेहद से लोग इस युद्ध के बारे में नहीं जानते थे, मिस्र के लोगों की तो बात ही छोड़िए। आदर्श को कर्ज का ख्याल रखने के बाद काफी आराम मिला। हालांकि जब उसने अब्बास को वार्ड में सोते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर बेहद दबाव पड़ने वाला है। एक मासूम बच्ची की रक्षा करना कब से इतना मुश्किल हो गया। कभी कभी जब उसे एहसास होता कि मानव जाति की मान्यताएं और मानसिकता कितनी खराब हो सकती है तो वह चाहता था कि इंसान बस विलुप्त हो जाए। आदर्श ने यह विचार मन में आते ही व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह शैतान नगरी की तरह क्यों सोचेगा। शैतान नगरी और भ्रष्ट अधिकारी दोनों ही नर्क में जाने के लायक है। अगर पूरी दुनिया इतनी घिनौनी होती तो वह अकेले ही सही रास्ते पर चलता। उसे किसी की पूजा या सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, ना ही उसे इस बात की परवाह थी कि ज्यादातर लोग उससे नफरत करते हैं या जो मर्जी। उसे बस अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत थी, क्योंकि वह उसके अपने आंसुओं से शुद्ध हो चुका था। बड़े भाई, एक धीमी आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज ने आदर्श को तुरंत उसके विचारों से बाहर खींच लिया। पास अब गंजी हो चुकी थी, उसके गहरे नीले बाल खाए जा चुके थे, लेकिन इससे उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। इससे वह और भी प्यारी होगी। साथ ही उसका नाजुक और कमजोर रूप थी। तुम जल्दी ठीक ही हो जाओगी। आदर्श को यह देखकर राहत मिली कि छोटी लड़की इतनी जल्दी ठीक होगी। उसका विश्वास भी दृढ़ हो गया। जिंदा निगले जाने, गैस से प्रताड़ित होने और अपनी मौत का इंतजार करते हुए डर और लाचारी से अभिभूत होने के बावजूद अब्बास की आंखों में हमेशा की तरह चमक नहीं थी। जब वह जाग उठी, यहाँ तक कि आदर्श की भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह कितनी यातना से गुजरी थी, फिर भी वो अभी भी दुनिया के लिए आशा और बड़ी प्रत्याशा में जी रही थी। आदर्श को लगा कि जब उसने छोटी लड़की की चमकती आंखें देखी तो सब कुछ सार्थक हो गया। आदर्श ने उससे कहा, यहाँ आराम करो, कोई तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या मैं अब बेहद बदसूरत हो गई हूँ? अब्बास ने पूछा। आदर्श ने उससे भी कहा, क्या सभी लड़कियां एक जैसी होती है? क्या वाकई मौत से बचने के बाद उनके दिमाग में यह पहली बात आती है? एक सप्ताह के बाद तुम फिर से वैसी ही हो जाओगी, आदर्श ने उससे वादा किया। क्या तुम उससे पहले मुझसे मिल सकते हो? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं ज्यादा खाना खाऊंगी ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। अब्बास ने एक छोटी सी बिल्ली की तरह बच्ची की तरह विनती की। आदर्श ने कहा, मैं परसों जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अब्बास ने अपने बिस्तर पर इधर उधर घूमने की कोशिश की। उसे डर था कि उसे आदर्श छोड़कर जा रहा है। आदर्श ने शांति से उससे कहा, मैं मिस्र नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। यह तय होने वाला था कि क्या अब्बास जैसी लड़कियों को इस दुनिया में जीने का अधिकार था। उसे जाना ही था। मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मैजिक सिखाओगे। अब्बास ने समझदारी से सिर हिलाया। जरूर, आज से तुम मेरी स्टूडेंट हो। हर कोई मेरी स्टूडेंट बनने के योग्य नहीं है। सबसे पहले तुम्हें मेरी तरह सुंदर दिखना चाहिए। दूसरे, तुम्हें कॉकरोच की तरह दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आखिरी, तुम्हें मुसीबत खड़ी करने में माहिर होना चाहिए, आदर्श ने उसे गर्व से बताया। अब्बास ने अपनी जरूरतें सुनकर खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी बेहद देर तक चलती रही। जब आदर्श कमरे से बाहर आया तो फैना कमरे के बाहर खड़ी थी। साथ ही आहन, कुणाल और हेडी भी बाहर ही थे। हेडी आदर्श की आंखों में घूर रही थी, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे पता नहीं था कि कब उसने फिर से महिला की पूंछ पर पैर रख दिया था। आहन ने गलती से उसे अंडरवर्ल्ड गेट के बारे में बता दिया था। कुणाल ने आदर्श के संदिग्ध चेहरे पर जवाब दिया, क्या मतलब है कि मैंने गलती से उसे बता दिया? मैं तुमसे गंभीर बातचीत कर रहा था, फिर भी तुम मुझे यह बताने के बजाय कि वो हमारे पीछे है अपनी भौएं चढ़ाते रहे। मुझे लगा कि तुम्हें मेरे सुंदर चेहरे में दिलचस्पी है। आहन ने विरोध किया। आदर्श शौक रह गया। जब वे मेडुसा के आंसू लेने गए तो उन्हें हेडी को साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं थी।
वे सभी भागने में बेहद अच्छे थे, इसलिए उनकी जान में कोई खतरा नहीं था। यहाँ तक पाताल लोक के द्वार खोलने की बात है। वे गीजा के महान पिरामिड पर अटैक करने की योजना बना रहे थे। वे पिरामिड में जा रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिरामिड के अंदर क्या है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके बचने की संभावना केवल 10% है। हेडी, तुम अभी भी जवान हो। तुमने पहले कभी किसी मर्द का स्वाद नहीं चखा है। यह वास्तव में तुम्हारे लिए हमारे पीछे ऐसी जगह पर जाना उचित नहीं है जहां लाशें रेंग रही है। आदर्श ने उसे सलाह दी। तुम क्या बात कर रहे हो? इसका तुम गंदे आदमियों से क्या लेना देना है? हेडी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मेरा मतलब था कि जीवन बेहद कीमती और मूल्यवान है। तुम्हारे को हमारे साथ मौत का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले से ही इसके आदी है, इसलिए हमारे लिए दुर्भाग्यों को आशीर्वाद में बदलना आसान है। हालांकि तुम्हारे जैसे नौसिखियों के मरने की संभावना ज्यादा है। तुम एक लड़की हो, मम्मी मैं भी नहीं बदलना चाहूंगी, है ना? यह बुरा होगा यदि तुम फैना और उसकी सेना के लिए एक समस्या बन जाती हो। आखिरकार पट्टियों में लिपटी एक आकर्षक आकृति वाली महिला वास्तव में पुरुषों के लिए एक विकर्षण होने जा रही है। आदर्श ने बड़बड़ाया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो। मैंने अपना मन बना लिया है, हेडी ने कहा। क्या हुआ? मैं मिस ब्रेंका को फोन करके तुम्हें वापस स्कूल ले जाने के लिए कहूंगा। क्या तुम अजीब नहीं हो? तुम कहती रही कि तुम्हें शुरू में हमारे पीछे पीछे घूमना पसंद नहीं था, लेकिन तुम ही हो जो अब जानने नहीं देना चाहती। आदर्श ने उसे चुनौती दी। तुम हिम्मत मत करना, मैं मिस ब्रेंका को सब कुछ बता दूंगी। और शायद तुम सबके साथ जाएंगी क्योंकि वह बेहद चिंतित होने वाली है। हेडी ने तुरंत जवाब दिया। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि अब और बहस करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पिरामिड के अंदर क्योस एलिमेंट वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। फैना ने उन्हें बीच में रोका। हाँ, क्या ऐसा है? कुणाल, क्या तुम्हारा तीसरा एलिमेंट क्योस एलिमेंट नहीं है? आदर्श ने अनुपस्थित भाव से पूछा। कुणाल ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वो कोई मूर्ख हो। मुझे एक दिन दीजिए, मैं देखूंगा कि मैं सुपर लेवल तक पहुंच सकता हूँ या नहीं। मैं केओस एलिमेंट को अवेक करने के बारे में सोच रहा हूँ, आदर्श ने बेशर्मी से कहा। तुम? हेडी गुस्से से जमीन पर पैर पटक दी।